हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है, अगला पेपर उत्तराखंड का है। हमारी अब सीरीज उत्तराखंड, हिंदी और जीएस तीन उसमें डिवाइड कर दी है, जिसमें एक दिन उत्तराखंड, एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस करा रहे हैं। आज उत्तराखंड की बारी है। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ लिया हुआ है। इनको करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आपका स्कोर 18 से ऊपर हो रहा है 25 में से, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20 प्लस हो रहा है तो आप ये सोचिए कि आपकी उत्तराखंड की तैयारी बहुत शानदार है। और अगर आपका 15 से नीचे हो रहा है तो आप ये मान के चलना कि आपको बहुत मेहनत करने की तैयारी है, मतलब जरूरत है तैयारी करने की, मेहनत करने की, और अभी आपको वक्त लगने वाला है। और पूरा आप डेडिकेट होकर के आप उत्तराखंड को समय दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो आपका पोर्शन है उत्तराखंड की परीक्षाओं में, वो आपका सबसे बेनिफिशियल होता है, स्कोरिंग होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके नंबर लाए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड को हल्के में नहीं लेना है। उत्तराखंड और हिंदी, जहां हिंदी नहीं है तो वहां उत्तराखंड, और रीजनिंग आदि है तो रीजनिंग, इन सबको बहुत अच्छे से करिए। ये सिलेक्शन की कुंजी है, चाबी है, क्योंकि इन्हीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। क्योंकि ये अगर आपके बहुत बढ़िया हो जाते हैं, अन्य सब्जेक्ट आपके एवरेज भी हो रहे हैं, तो वहां से आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो उत्तराखंड का ये जो आपका टेस्ट पेपर है, इसे हमारे जो आपका पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे आपके उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनका जीएस का बेसिक तैयार नहीं है, तो बेसिक आपके जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, उनके आपके टॉपर्स के जो नोट्स हैं, हैंड राइटिंग के नोट्स हैं, वो हमने अपने जो हमारा ऐप है एसएस स्टडी करके उसमें डाल दिए हैं। उसकी पीडीएफ आप वहां से परचेज कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स है, उसमें आपको बेसिक जो आपके जीएस है वो आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। बहुत शानदार तरीके से ज्योग्राफी आदि देखोगे तो मैप सहित और एक एक डायग्राम सहित उसको हमने तैयार कराया हुआ है, और वो क्लास नोट्स हैं बच्चों के, वहां से आप उसे ले सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप जो कई तरह की किताबें खरीद रहे हैं हजारों रुपए की बाजार से, और उनमें से आपको जो निचोड़ चाहिए होता है वो निचोड़ उसमें से आपको मिल जाएगा। पढ़ने में भी कम समय लगेगा और चीजें सिलेक्टिव भी हो जाएंगी, और जो बेसिक चीजें हैं वो आसानी से आपकी पूरी भी हो जाएंगी, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम इसे करने जा रहे हैं। उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन है, इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लाखों उडियार के शैलाश्रय किस नदी के तट पर स्थित हैं? लाखों उडियार जो आपके शैलाश्रय हैं, लाखों उडियार की जो गुफाएं हैं, वो आपके अल्मोड़ा जिले में आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं। सुयाल नदी के मतलब नजदीक में है आपका। सुयाल नदी पर एक तो ये लाखों उडियार है, दूसरा फड़का नौली के जो शैलाश्रय हैं वो भी इसी के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन में 8 अगस्त 1994 को सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे? राज्य निर्माण आंदोलन में जो ये शहीद होने का घटनाक्रम है, वो राज्य निर्माण आंदोलन के उस आपके दौर का है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में उत्तराखंड का जो पृथक राज्य विधेयक है वो पास कर दिया था और उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। तो उसने जो आरक्षण उसमें निर्धारित किया था, तो ओबीसी आरक्षण जो मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1989 में आपका पूरे देश में 27% आरक्षण निश्चित था ओबीसी के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में भी ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया था, जबकि उनकी आबादी में प्रतिनिधित्व इतना उत्तराखंड में नहीं है। तो इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और आपको पता है 7 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में इसके विरुद्ध आपका जो आंदोलन है वो आरंभ हुआ था। और उसके ही अगले दिन 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में आपके जीत बहादुर गुरंग पहले ही आपके हिंसक घटना में आपके शहीद हो गए थे। और उसके बाद आपको पता है जो अगला कांड हुआ था वो आपका खटीमा कांड था, फिर उसके अगले दिन आपका मसूरी कांड था, फिर उसके 1 महीने बाद आपका रामपुर तिराहा कांड था। ये जो आपके उत्तराखंड राज्य में हिंसक घटनाएं हुई हैं ये 1994 में हुई, जो आपके राज्य में आंदोलन जो आपका आरक्षण है उसको उसी अनुपात में लगाए जाने के विरुद्ध था जो केंद्र में था। कहा जा रहा था कि यहाँ पर आरक्षण उसी अनुपात में लगाया जाए जो प्रदेश की जनसंख्या में जिसका प्रतिनिधित्व जिस आधार पर है। इसीलिए बाद में फिर ओबीसी आरक्षण को राज्य में कम करना पड़ा, नहीं तो उस समय 27% का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्त करने की प्रणाली किन शासकों ने आरंभ की? देखो, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान या मुखिया
नियुक्त करने की जो प्रणाली है वो आपका चंद शासकों ने दी थी, क्योंकि उत्तराखंड में चंद शासक ही पंचायती राज के प्रतिपादक हैं। ये ध्यान में रखना, चंद शासक। सोमचंद के समय ही उसने अपने किले, जो राजभुंगा का किला है चंपावत का, उसके चारों तरफ के 4 गांव को चाराल की उपाधि देकर के उन्हें स्थानीय स्वशासन की आपकी अनुमति प्रदान कर दी थी। फिर उसके बाद उसने आपके थोकदारों की नियुक्तियां करी। तो इस प्रकार से आपका उत्तराखंड में जो आपका कुमाऊं रीजन है, इस क्षेत्र में जो चंद शासक थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया, और स्थानीय स्तर के जो आपके मुखिया होते थे या प्रधान होते थे उन्हें अनेक प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देकर उनसे अपना काम करवाने की एक नई पद्धति इजाद की, जिसमें वो अपना काम भी करे और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी हो और राजा के भी प्रशासन में हेल्प हो जाए। इस तरीके से स्थानीय स्वशासन को उत्तराखंड में चंद शासकों ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है सोमचंद। उत्तराखंड के किस जिले में तराई का विस्तार नहीं है? तराई, उत्तराखंड की जो तराई है वो आपका पूरब से पश्चिम पूरे उसमें है, जिसमें अधिकतर हिस्सा तराई का उधम सिंह नगर में है। थोड़ा बहुत हिस्सा आपका नैनीताल में आता है, जिसमें हल्द्वानी और रामनगर बसा हुआ है। थोड़ा बहुत हिस्सा पूरब में आपका चंपावत जिले में आता है, जिसमें टनकपुर बनवासा है। फिर पूरी उधम सिंह नगर की पट्टी है। फिर नैनीताल का हल्द्वानी और आपका रामनगर क्षेत्र है। फिर पौड़ी का कोटद्वार है। फिर आपका हरिद्वार का हिस्सा है। ठीक है, हरिद्वार का जो आपका नीचे गंगा का मैदान है वो भी एक प्रकार से तराई है। बाकी देहरादून पूरा दून घाटी में है, और थोड़ा बहुत ऋषिकेश से नीचे की हिस्सा जो है वो दून घाटी का नहीं है, बल्कि वो हिस्सा आपका तराई का ही हिस्सा खुलता है। ठीक है, जो आपका थोड़ा बहुत हिस्सा है जिसे हम प्लेन बोलते हैं ऋषिकेश का। ठीक है, तो इसमें आपका जो जिला नहीं है, पौड़ी में है, नैनीताल में है, चंपावत में है, अल्मोड़ा में तराई नहीं है। अल्मोड़ा में तराई का विस्तार कहीं पर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरकाशी की 4 चोटियां दी गई हैं, भागीरथी, श्रृंगकंठ या श्रीकंठ, आपका श्रीकंठ है, और गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो इसमें से भागीरथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उत्तरकाशी जिले की, जिसकी ऊंचाई 6856 मीटर है। उसके बाद फिर 6728 इसकी है, इसकी आपका 6600 के कुछ राउंड फिगर में है, इसकी 6400 के कुछ राउंड फिगर में है। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो आपका भागीरथी जो चोटी है वो उत्तरकाशी जिले की सर्वोच्च चोटी है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चंपावत और देहरादून में सूर्योदय में लगभग कितने मिनट का अंतर होगा? उत्तराखंड में दोनों आपके जो पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं, अगर हम बात करें इधर पिथौरागढ़ की, इधर देहरादून, तो पिथौरागढ़ और देहरादून के जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार है, उसमें कितना अंतर है? देखो यहाँ 77 दशमलव आपका 434 डिग्री पूर्व से शुरू होता है, 81 दशमलव आपका 02 डिग्री तक जाता है। तो कितना अंतर आया ये? 34 और 66 वो बचे 2, ये 68, यानी कि 2.68 डिग्री, कितना 77 81 3.68 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी कि 3.5 देशांतर। तो आपको पता है 1 डिग्री देशांतर में कितने का अंतर आता है? 4 मिनट का। तो आप ये बताइए 3.5 में कितने का आएगा? लगभग 14 मिनट का। तो अगर पिथौरागढ़ में सूर्योदय मान लो 7 बजे हो रहा है सुबह के, तो यहां पर होगा 7:14 पर। तो इसमें दोनों में 14 मिनट का अंतर होगा। ये देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, क्योंकि 3.5 देशांतर का लगभग विस्तार है उत्तराखंड के पूर्व और पश्चिमी जिले के बीच। उत्तराखंड में कौन सा एक भूस्खलन का मानव जनित कारण है? मानव जनित अतिवृष्टि, देखो ये अतिवृष्टि प्रकृति से होती है। निर्वनीकरण, हाँ ये मानव जनित है, क्योंकि मानव ही जंगलों को काट रहा है। निर्वनीकरण ही क्या है? तीव्र ढाल, ये भी प्रकृति ने बनाए हैं। भूकंप, ये भी प्राकृतिक होता है। तो निर्वनीकरण इसमें से क्या है? मानव जनित है। सड़क बनाने के लिए, कृषि योग्य कार्यों के लिए, आपके अन्य घरों की जरूरतों के लिए लगातार मानव ने जो आपका पेड़ पौधे काटे हैं, उससे जमीनें खाली हुई है, तो उसकी वजह से वहां पर आपका मिट्टी का कटान हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है।
तो निर्वनीकरण मानव जनित कारण है, बाकी सारे कारण आपके प्राकृतिक हैं। राज्य में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है? नदी बेसिन का मतलब नदी का जल प्रवाह क्षेत्र। अगर हम देखें तो काली नदी का बेसिन लगभग पूरे कुमाऊं को कवर करता है। कुमाऊं में अधिकतर जो नदियां हैं उनका सारा जल आपका इसी में जाता है। 11,467 वर्ग किलोमीटर का बेसिन है। इसके बाद अलकनंदा बेसिन आता है, फिर आपका कोसी नदी का बेसिन, टॉन्स नदी का बेसिन है, फिर कोसी नदी का बेसिन है। तो इसमें आपका और भी नदियां हैं बीच में, भागीरथी वगैरह, परंतु इस ऑप्शन के हिसाब से जो पहले नंबर पर है और ओवरऑल भी उत्तराखंड का पहला नंबर है वो काली नदी का ही बेसिन है, क्योंकि काली नदी में इन सभी क्षेत्रों का, यहां से आपका कुठी आंटी, फिर उसके बाद आपका जो गोरी नदी है, फिर उसके बाद पूरी रामगंगा नदी है, उसके बाद आपका सरयू नदी है, पूरी रामगंगा सरयू, उसके बाद नीचे आपका जो लधिया नदी है, इस सब नदियां ला करके कुमाऊं का लगभग आपका आधा पानी काली की तरफ को ले जाते हैं। कुमाऊं का कम ही पानी है जो आपका एक स्वतंत्र रूप से रामगंगा, एक गोला नदी और एक कोसी नदी का तंत्र बनता है। बाकी पूरब के जितने भी क्षेत्र हैं या हिमानियां है उत्तराखंड की, कुमाऊं की हिमानियां, उनका अधिकतर पानी आता है किसमें? काली नदी में। और बेसिन का मतलब नदी का आपका प्रवाह पथ नहीं कहलाता, बेसिन वह पूरा क्षेत्र जहां पर किसी नदी में बहता हुआ जल आ रहा है। जैसे उत्तराखंड का सारा बहता हुआ पानी अंत में गंगा नदी में चला जाएगा, सारा अलग अलग आपके नदियों के माध्यम से। तो उत्तराखंड को इंडिया में अगर देखा जाए तो गंगा नदी बेसिन में, सिंध में नहीं होगा, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र में नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में एक बूंद भी उत्तराखंड की नहीं जाती, सिंध में एक बूंद भी नहीं जाती। तो उत्तराखंड का सारा जल, चाहे यहाँ कितनी भी धाराओं में बहे, हर बहता हुआ पानी लास्ट में कहाँ जाएगा? गंगा में। तो गंगा बेसिन में हुआ उत्तराखंड। और आपका काली बेसिन, उत्तराखंड का जितना पानी आपका बह करके काली नदी में जाता है वो काली बेसिन का क्षेत्र कहलाएगा। वो लगभग 11,467 किलोमीटर का है, जो राज्य का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, 7 ताल में किस एक झील का नाम पन्ना ताल भी है? पन्ना ताल, पन्ना ताल 7 ताल झील में गरुड़ ताल को कहा जाता है। गरुड़ ताल का एक नाम पन्ना ताल भी है। अगला क्वेश्चन है, आजाद पंचायत का संबंध किससे है? पृथक राज्य आंदोलन नहीं, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, निम्न जातीय नहीं, बल्कि किससे है? टेहरी वन आंदोलन। 1930 में जब टेहरी में आपके वन, जो आपके टेहरी की संजायत गांवों की भूमि होती थी, खेत खलियान होते थे, चरागाह होते थे, उनको भी वन भूमि बना करके गांव वालों से वहां से टैक्स वसूल किए जाने की नीति आई। तो उसका विरोध करने के लिए टेहरी के निवासियों ने एक आजाद पंचायत बनाई। उसी आजाद पंचायत ने जब आपका रवाई, जो आपका तिलाड़ी मैदान है रवाई क्षेत्र का, जौनपुर रवाई का, यमुना के नदी के तट पर उत्तरकाशी में, तो उस आपके मैदान पर, तिलाड़ी मैदान पर आजाद पंचायत के लोग इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए। तो चक्रधर जुयाल ने वहीं पर आपका लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसी को तिलाड़ी कांड कहा जाता है। तो इस जो आपका पंचायत थी, इसका नेतृत्व करने वाले, इस सम्मेलन का नेतृत्व करने वाली जो आपकी संगठन था, वो था आजाद पंचायत। तो ये टिहरी वन आंदोलन से जुड़ा है आजाद पंचायत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रामबाड़ा फाटक परियोजना, रामबाड़ा आपको पता है बहुत फेमस हुआ था जिस समय 2013 में आपदा आई थी। तो ये तो रामबाड़ा मंदाकिनी पर ही है। चुन्नी सेमी परियोजना अलकनंदा नहीं, ये भी आपका मंदाकिनी पर ही है, मंदाकिनी पर ही है चुन्नी सेमी परियोजना। तो यही आपका सही विकल्प हो गया है बी। लाता तपोवन परियोजना, लाता गांव और तपोवन गांव परियोजना धौलीगंगा पश्चिम पर है, जो आपके अलकनंदा की सहायक है। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी पर ही है, टेहरी बांध का ही एक हिस्सा है। टेहरी बांध में तो 2000 मेगावाट होता है, जो उसकी टोटल 2400 मेगावाट क्षमता है। 400 मेगावाट नीचे टेहरी डैम के ठीक नीचे कोटेश्वर में व्यवस्थित की गई है। तो ये सब आपका सही है। ये वाला आपका विकल्प आपका गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है, सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा। बूढ़ा केदार मंदिर किस जिले में स्थित है? बूढ़ा केदार मंदिर आपका टिहरी जिले में स्थित है, जिसके लिए आपका वहां पर एक यात्रा यानी कि यात्रा भी की जाती है। जबकि शिपला केदार है, केदारजू है, थल केदार है, केदारजू थल केदार को ही बोला जाता है। तो ये आपके जो केदार हैं ये सब आपके पिथौरागढ़ जिले में है, जबकि बूढ़ा केदार मंदिर आपका
टिहरी जिले में है। ऊपर जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है उससे भी आपका जो टिहरी की तरफ को, सॉरी, रुद्रप्रयाग की तरफ को लगता हुआ क्षेत्र है टिहरी का, वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार क्या कहलाता है? उत्तराखंड के जो पर्वतीय पहाड़ी शब्द हैं उनमें आपका जो कुम्हार होता था पहले, उसे बोलते थे हनकिया। क्या बोलते थे? हनकिया। टमटा का मतलब क्या है? तांबे का काम करने वाला, तांबे का बर्तन बनाने वाला। ओड़ का मतलब मकान के काम कराने वाला, मकान, पत्थर को काट करके मकान बनाने वाला। और रूड़िया, रूड़िया का मतलब होता था बांस और रिंगाल से विभिन्न तरह के घर के साजो सामान, जो डलिया है, आपके सूप है, आपका उसके अलावा जितने भी बांस के और रिंगाल के सामान बनते हैं वो सब रूड़ी का काम होता था। तो ये आपका जो हनकिया है ये आपका क्या होता था? कुम्हार। अगला, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, क्या बोलते हैं? JMOU, JMOU लिमिटेड। ये आपका 1941 में स्थापित हुई थी। कहां पर? कोटद्वार में। कोटद्वार। JMU बहुत अच्छा काम करती है। केमू तो अब लगभग आपका समाप्तिकरण की कगार पर है, बहुत सिमट गया है इसका काम। JMU बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि गढ़वाल में पर्यटन की संभावनाएं आज भी बहुत ज्यादा है। चारधाम यात्रा के समय वहां बहुत ज्यादा आपके वाहनों की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से वो फला फूला है वहां पर आपके, इसने गाड़ियों की भी व्यवस्था अच्छी कर दी है। केमू जो आपका कुमाऊं की आपका मोटर ऑनर्स यूनियन थी, वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर है। अधिकतर रूटों पर अब केमू की बसें नहीं चलती है, जबकि गढ़वाल में अभी भी JMU का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी? हर्षदेव जोशी जो चंद शासन के पतन के काल में, मोहन चंद के समय से आपका हर्षदेव जोशी बहुत एक्टिव हो गए थे। पहले उन्होंने कुमाऊं की अव्यवस्था को देखते हुए गढ़वाल के शासकों को यहाँ का नियंत्रण संभालने के लिए आमंत्रण पत्र लिखा। उसके बाद जब प्रद्युम्न साहब वापस चले गए कुमाऊं से, फिर अवस्था फैली तो उन्होंने गोरखों को आमंत्रित किया। तो उसके कारण आपका जो राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण की संज्ञा दी थी। तो इसमें सही आंसर राहुल सांकृत्यायन है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंटी पेचिंग का संबंध किससे है? एंटी पेचिंग जो ऑपरेशन, वो आपका उत्तराखंड में खासकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो गिरोह आपका बाघ के अंगों की तस्करी करने वाला था, तो बाघों को मारने के लिए वो क्या तरह तरह की तरकीबें लगाते थे। और इतनी कड़ी पाबंदी के बावजूद भी, सैटेलाइट से नजर रखने के बावजूद, कैमरे से नजर रखने के बावजूद, पूरी आपके वहां पर दल होने के बावजूद भी वो लोग बाघ को उड़ा ले जाते थे वहां से। बावरिया गैंग वगैरह बहुत सारे गैंग वहां पर यूपी के काम कर रहे थे, तो उनसे बाघों की सुरक्षा के लिए आपका एंटी पेचिंग नामक एक आपका ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाया गया था। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का ये एक संयुक्त अभियान था। उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है? राजकीय प्रेस का मतलब क्या होता है? जिसमें उत्तराखंड सरकार के सरकारी गजट से लेकर के सारी पत्रावली जो उत्तराखंड शासन में काम में लाई जाती है, जिनमें अशोक का एनवेलप होता है, उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग, बैलेट पेपर आदि, जो भी उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक स्टेशनरी छापी जाती है, वो सब राजकीय प्रेस में छापी जाती है। और उत्तराखंड की राजकीय प्रेस है कहाँ? रुड़की में। राजकीय प्रेस कहाँ है? रुड़की में। उत्तराखंड सरकार के शासन से संबंधित प्रत्येक आपके जो आपके चीजें होती हैं वो सब यहीं पर छापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरापंथी एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? एक इंच मुस्कान, गौरापंत, शिवानी, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। एक इंच मुस्कान है मन्नू भंडारी का, इनका बहुत फेमस है ये आपका बंटी और आपके एक इंच मुस्कान, ये आपके बहुत फेमस इनके ग्रंथ हैं, इनके साहित्य हैं। कत्यूर काल में गुप्तचरों को कहा जाता था, कत्यूर काल में गुप्तचर दुसाध्य साधनिक, क्या कहलाते थे कत्यूर काल में गुप्तचर? दुसाध्य साधनिक कहलाते थे, यही ठीक है। हरकारा भी गुप्तचरों को कहा गया है, लेकिन ये मुगल काल के गुप्तचर होते थे हरकारा। और स्पर्श भी गुप्तचर ही थे, लेकिन स्पर्श गुप्तचरों को कहा जाता था आपका जो गुप्त काल है और उसके अलावा वैदिक काल में, वैदिक काल में
गूढ़ पुरुष और आपका क्या बोलते थे इनको, स्पर्श। घट्टपाल तो आपका यहाँ पर जो रक्षक होता था, ठीक है, वो आपका कत्यूर शासनकाल में ये पद था, परंतु ये आपका गुप्तचरों का पद नहीं था। गुप्तचर को दुस्साध्य साधनिकी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विचारानंद ने 1922 में किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वामी विचारानंद उत्तराखंड में आपके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड के लोगों में एक नई स्फूर्ति बनने और लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए जो स्वामी विचारानंद हैं, उन्होंने आपके अभय नामक पत्रिका छापी थी और इसके माध्यम से यहाँ के लोगों से अनुरोध किया था कि वो अधिक से अधिक मात्रा में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो। एक तरीके से ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से छपने वाली एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रिका थी, अभय पत्रिका, जिसका संपादन स्वामी विचारानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लड़ीधुरा मेला चंपावत जिले के किस मंदिर में लगता है? लड़ीधुरा मेला चंपावत जिले में आपके बाराकोट जो ब्लॉक है उसमें चंपा देवी के मंदिर में लगता है। जो दशहरा है उसके 5वें दिन जो आपके पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। बाराही मंदिर में आपको पता है जो महत्वपूर्ण मेला है वो बग्वाल मेला है, रक्षाबंधन के दिन वाला। पूर्णागिरी में आपके दोनों नवरात्रों में और खासकर जो 3 महीने का पूर्णागिरी मेला होता है वो चैत्र नवरात्र में होता है। और अखिल तारिणी मंदिर भी चंपावत जिले में ही है। यहाँ पर आपका जो मेला होता है वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन होता है। वो चंपा देवी का जो मेला है वो आपका जो अभी जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा में आयोजित होगा 3 दिन बाद। दामोला नामक विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दामोला और तत्सम नामक जो विवाह प्रथाएं हैं ये आपके भोटिया जनजाति की विवाह प्रथाएं हैं। दामोला और तत्सम दोनों आपके इनकी विवाह करने की पद्धतियां हैं। दाकुनी नामक नृत्य किस जिले में प्रचलित है? दाकुनी नृत्य स्पेशली आपका चमोली जिले का नृत्य है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत से किया जाने वाला एक नृत्य है। ऑकलैंड होल्स स्टेट किस एक का पुराना नाम है? ऑकलैंड होल्स स्टेट कहा जाता था आपके रानीखेत को। ये रानीखेत का एक पुराना नाम है, ठीक है। रानीखेत आपके को अंग्रेजों के समय ऑकलैंड होल्सेल स्टेट भी इसको कहा जाता था। वैसे इसका नाम रानीखेत ही था, जो आपके जो चंद शासक हैं, कत्यूर शासक है अंतिम, उनके समय पड़ गया था। उत्तराखंड राज्य गठन की सरकारी गजट संख्या क्या है? जब उत्तराखंड राज्य गठित हुआ और उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बना तो भारतीय संसद ने जब आपका संविधान के अनुच्छेद 1 में और भारतीय संविधान के भाग 1 में जो आपके परिवर्तन करे, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में 2 में, तो उसके तहत इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था, गजट संख्या 28 में। तो ये आपके उत्तराखंड के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फॉर्मेटिंग इस प्रकार से की गई है कि आपकी समझ भी डेवलप हो, इसके साथ आपको अपने पढ़ाई का लेवल भी पता चले। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड की तैयारी कर रहे सभी युवा जो आपके एक क्वालिटी आपका क्वेश्चन और क्वालिटी मटेरियल चाहते हैं, वो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हम नई नई चीजें अपडेट करते रहेंगे उत्तराखंड के सिलेबस के हिसाब से। धन्यवाद।